नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर गुरुदेव के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सदैव पाटीदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आज की क्लास है ना, वो जनरल एग्रीकल्चर की हमारी 6th क्लास है और सोइल साइंस वाली सीरीज़ की 2nd क्लास है। जैसा कि हमारा टारगेट था कि हम सोइल साइंस को भी एग्रोनॉमी और एग्रोमेट्रोलॉजी की तरह 2 लेक्चर्स में ही कवर कर देंगे, और जो सोइल साइंस से क्वेश्चन देखने को मिले हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए सोइल साइंस जो है 2 लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज सोइल साइंस के लिए और भी लेक्चर्स लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाटर हेल्ड बिटवीन 1/3 एंड 15 ATM। तो 1/3 और 15 ATM के टेंशन के बीच में जो वाटर होता है उसको हम अवेलेबल वाटर कहते हैं। अब इसको अवेलेबल वाटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो वाटर है जिसको प्लांट अपटेक कर सकता है। इसके अलावा 2 वाटर और होते हैं, एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर और एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर। तो जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो 1/3 ATM से कम के प्रेशर पे होता है, कम के टेंशन पे होता है, तो इसीलिए वो अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो कर जाता है, ग्रेविटी के साथ साथ फ्लो हो जाता है। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इतने ज़्यादा टेंशन से होल्ड करके रखती है सोइल कि उसको जो प्लांट है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट दिया गया है, द प्रोसेस बाय विच आयंस आर टेकन इनटू प्लांट रूट। तो प्लांट की जो रूट्स हैं वो आयंस को किस फॉर्म में, किस प्रोसेस से लेती है? तो वो लेती हैं एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से। और एब्जॉर्प्शन 2 तरह का होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन वो होता है जिसमें मेटाबॉलिक एनर्जी, प्लांट की मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च होती है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च नहीं होती है। नेक्स्ट दिया गया है, द रेंज ऑफ यूजफुलनेस ऑफ टेंशियोमीटर इज बिटवीन। जो रेंज है टेंशियोमीटर की वो कितनी, 0 to 0.8 बार के बीच में। अभी टेंशियोमीटर क्या होता है? टेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो सोइल में मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट दिया गया है, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सोइल इज एस्टिमेटेड बाय। तो जो सोइल है उसका मैकेनिकल एनालिसिस हम स्टोक्स लॉ से करते हैं, और ये स्टोक्स लॉ जो है ये वेलोसिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट दिया गया है, द निगेटिव लोगेरिथम ऑफ H+ कंसंट्रेशन। तो जो H+ आयन का कंसंट्रेशन होता है, अगर मैं उसका नेगेटिव लॉग ले लेता हूं तो वो सोइल pH कहलाएगा या सिंपल pH कहलाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, जो pH वैल्यू होती है वो pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? जो pH वैल्यू होती है वो 0 to 14 तक होती है। नेक्स्ट दिया गया है, द CN रेशियो ऑफ सोइल्स आर फेयरली कॉन्स्टेंट बिटवीन। तो जो सोइल्स होती है उनमें कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कितना होता है? तो उनमें जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो होता है वो 10:1 to 12:1 के बीच में होता है। नेक्स्ट दिया गया है, द CN रेशियो इन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फरोसलाइस अपर 15 सेंटीमीटर ऑफ अरेबल सोइल कॉमनली रेंजेस फ्रॉम। तो जो एग्रीकल्चरल सोइल है जिसकी डेप्थ होती है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 से 15 सेंटीमीटर, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कितना होता है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने ओवरऑल पूछा था, ओवरऑल सोइल में कितना होता है? तो ओवरऑल सोइल में तो 10:1 to 12:1 के बीच में होता है। बट जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो हमारे कल्टीवेशन के काम ही आती है, जो प्रोडक्शन के मेनली काम हम लेते हैं, उसमें कितना होता है? उसमें होता है 8:1 to 15:1। नेक्स्ट दिया गया है, द स्मेल ऑफ सोइल आफ्टर फ्रेश शोवर इज ड्यू टू एक्टिनोमाइसिटीज। जो एक्टिनोमाइसिटीज है ये एक बैक्टीरिया है, इसीलिए जब पहली बार बारिश होती है तो जो खुशबू आती है वो इसी की वजह से आती है। नेक्स्ट दिया गया है, द मोस्ट डोमिनेंट सोइल ऑर्डर ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्डर की सोइल्स देखने को मिलती है? वो ऑर्डर है एंटीसोल, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि ये इंडिया में डोमिनेंट सोइल ऑर्डर है। नेक्स्ट दिया गया है, ब्लैक सोइल बिलोंग्स टू सोइल ऑर्डर। जो काली मृदाएं हैं, जो ब्लैक सोइल होती है वो वर्टिसोल ऑर्डर में फॉल करती हैं। नेक्स्ट दिया गया है, द सोइल हैविंग मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर इज प्लेस्ड इन। तो जिस भी सोइल में 30% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम हिस्टोसोल में रखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोइल ग्रुप ऑफ इंडिया। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सोइल ग्रुप कौन सा है? तो वो है एल्यूवियल सोइल्स वाला ग्रुप है, और एल्यूवियल सोइल्स कितनी है इंडिया में? 43%। नेक्स्ट दिया गया है, न्यूली फॉर्म्ड एल्यूवियल सोइल इज कॉल्ड। तो जो नई या अभी अभी जो बनी है ना उसको हम खादर कहते हैं, और जो ओल्ड एल्यूवियल सोइल होती है उसको हम बांगर कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट डेफिशिएंट इन इंडोगैंगटिक एल्यूवियम सोइल। तो इंडोगैंगटिक एल्यूवियम सोइल्स में जिंक की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है और ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट दिया गया है, ब्लैक सोइल कंटेंट द क्ले मिनरल। तो ब्लैक सोइल में कौन सा वाला मिनरल होता है? तो ब्लैक सोइल में होता है मोंटमोरेलोनाइट, और मोंटमोरेलोनाइट कैसा मिनरल है? 2:1 टाइप। नेक्स्ट दिया गया है,
द सोइल डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंटेंट। तो कौन सी सोइल नाइट्रोजन कंटेंट में डेफिशिएंट होती है? जो ब्लैक सोइल नाइट्रोजन कंटेंट में डेफिशिएंट होती है। नेक्स्ट दिया गया है ब्लैक सोइल शो ब्लैक कलर ड्यू टू कंपाउंड। अब जो ब्लैक सोइल है उसका ब्लैक कलर क्यों है? मैंगनीज की वजह से। नेक्स्ट दिया गया है द वर्टिकल क्रैक्स आर मेजर प्रॉब्लम इन। तो जो वर्टिकल क्रैक्स, जो सीधे सीधे क्रैक्स हो जाते हैं सोइल में, वो किसकी प्रॉब्लम है? वो है डीप ब्लैक सोइल्स की, और इसी को ही श्रिंक स्वेल पोटेंशियल कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है रेड सोइल इज रेड कलर ड्यू टू। जो रेड सोइल्स हैं उनका रेड कलर क्यों है? तो वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से है। नेक्स्ट दिया गया है फॉस्फोरस फिक्सेशन इज मोस्ट प्रोबेबल इन। तो फॉस्फोरस फिक्सेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? लेटराइट सोइल्स में। नेक्स्ट दिया गया है इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिलेटिवली हायर इन। तो इनफिल्ट्रेशन रेट सबसे ज़्यादा किस में होती है? सैंडी सॉइल्स में। इनफिल्ट्रेशन रेट मतलब कि जैसे ही पानी इंटर हुआ वो सबसे जल्दी नीचे कौन सी सॉइल में बहेगा? तो वो सैंडी सॉइल में, और सबसे कम क्ले सॉइल में। नेक्स्ट दिया गया है पीटी सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट इन। तो जो पीटी सॉइल्स होती है वो कौन सी किस में डेफिशिएंट होती है? तो वो कॉपर में डेफिशिएंट होती है। नेक्स्ट दिया गया है मार्शी सॉइल्स आर जनरली डेफिशिएंट इन। तो जो मार्शी सॉइल्स होती है वो जिंक में डेफिशिएंट होती है। नेक्स्ट दिया गया है द मोस्ट डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट इन इंडियन सॉइल। तो जब ओवरऑल बात करें कि जो इंडियन सॉइल है उनमें से इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट में से कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी जनरली डेफिशिएंसी देखी जाती है ऑल ओवर इंडिया में? तो वो है जिंक। नेक्स्ट दिया गया है द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट टू प्लांट इन एडुकेट अमाउंट एंड इन सुटेबल प्रोपोर्शन। तो जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो निहित है उसमें, वो होती है सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट दिया गया है सॉइल प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन। तो सॉइल प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस प्लांट अंडर ए स्पेसिफाइड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यील्ड। उसी को कहते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी। अब सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि एक स्पेसिफाइड प्रोग्राम जो हम मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट का एक स्पेशल प्रोग्राम रखते हैं। जैसे कि कोई भी हमने क्रॉप लगाई उसको हम मैनेज करेंगे, उसको मैनेज न्यूट्रिएंट सब देकर करेंगे, तो उसी को हम सॉइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और इसको इन टर्म ऑफ यील्ड पर हेक्टेयर या फिर रुपीस पर हेक्टेयर में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज टर्म्ड एज। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, और ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस बनती है। नेक्स्ट दिया गया है वेल डीकम्पोज्ड FIM कंटेन NP एंड K कंटेंट। तो FIM जो होता है फार्म यार्ड मेन्योर, उसमें NPK का कंटेंट कितना होता है? तो वो होता है 0.5:0.25:0.5%। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन होता है 0.5%, फॉस्फोरस होता है 0.25% और पोटेशियम भी होता है 0.5%। नेक्स्ट दिया गया है अ मास ऑफ रोटेड ऑर्गेनिक मैटर मेड फ्रॉम वेस्ट। तो किसी भी वेस्ट से जो सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर बना है उसको हम कहते हैं कंपोस्ट। नेक्स्ट दिया गया है NPK कंटेंट ऑफ फार्म कंपोस्ट। तो जो फार्म कंपोस्ट होता है उसका NPK कंटेंट कितना होता है? तो वो होता है 0.5:0.15:0.5%। नेक्स्ट दिया गया है टाउन कंपोस्ट में NPK कंटेंट। तो टाउन कंपोस्ट में जो NPK कंटेंट होता है वो होता है 1.4:1:1.4%। नेक्स्ट दिया गया है कि ऐसा ऑर्गेनिक मैटर रिच कंपोस्ट जो हम अर्थवॉर्म से बनवाते हैं वो होता है वर्मी कंपोस्ट। अर्थवॉर्म जहाँ पे भी इन्वॉल्व होंगे वो वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है अ प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग अनडिकम्पोज्ड फ्रेश ग्रीन प्लांट टिश्यू into the soil to improve fertility status and physical structure of soil is known as green manuring। तो green manuring में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग क्रॉप्स होती हैं जिनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, उनको हम उगाते हैं और वो जब फ्लोवरिंग स्टेज पे आती है तो उनको हम सोइल में टर्न कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो सोइल है उसमें ओवरऑल न्यूट्रिएंट एडिशन होता है। नेक्स्ट दिया गया है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आर टर्न इन द फील्ड एट द स्टेज ऑफ। तो वही बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करी कि जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होती है उनका सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, किस टाइम पर उनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि उनमें जब सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो ही वो डिकम्पोज होके फील्ड में भी इतने ही न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे, इसलिए फ्लोवरिंग स्टेज पे हम उनको टर्न कर देते हैं। नेक्स्ट दिया गया है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन रेंजिंग फ्रॉम। तो ग्रीन मैन्योरिंग से हमको कितना नाइट्रोजन मिल सकता है? तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप से हमको 50 to 175 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन मिलता है। नेक्स्ट दिया गया है द मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन मैन्योर क्रॉप। तो जो मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन है? सनहेम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है या बॉटनिकल नेम होता है क्रोटोलेरिया जूनसिया।
नेक्स्ट दिया गया है द ग्रीन मैन्योर क्रॉप हैविंग बोथ स्टेम एंड रूट नोड्यूलेशन। तो ऐसी कौन सी ग्रीन मैन्योर क्रॉप है जिसमें स्टेम और रूट दोनों में ही नोड्यूल्स बनते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? तो वो है सस्पेनिया रोस्ट्राटा। नेक्स्ट दिया गया है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्रॉप्स। तो ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, अब ग्रीन मैन्योरिंग और ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में डिफरेंस है, क्योंकि ग्रीन मैन्योरिंग में क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी क्रॉप को उगा के फील्ड में उसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जबकि ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में क्या होता है कि जो लीव्स होती है अलग अलग प्लांट्स की, उनको हम कलेक्ट करके लाते हैं कहीं और से और फिर खेत में डालते हैं। तो इसके लिए जो ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्रॉप्स है वो है करंज एंड आइपोमिया। नेक्स्ट दिया गया है पोल्ट्री मैन्योर में एनपीके कंटेंट। तो पोल्ट्री मैन्योर में एनपीके कंटेंट होता है 3:2.5:1.5%। नेक्स्ट दिया गया है द क्रॉप ऑयल केक विच हैज़ हाईएस्ट नाइट्रिफिकेशन रेट। तो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका अगर ऑयल केक हो हमारे पास तो उसकी नाइट्रिफिकेशन रेट, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होगी, तो वो है ग्राउंडनट। नेक्स्ट दिया गया है ग्राउंडनट केक कंटेंट एनपीके। तो ग्राउंडनट में एनपीके का रेशियो कितना होता है, एनपीके का परसेंट कितना होता है, तो वो होता है 7:1.5:1.3%। नेक्स्ट दिया गया है फर्टिलाइजर विच कंटेन ओनली वन प्राइमरी और मेजर न्यूट्रिएंट, एग्जाम्पल यूरिया। अब प्राइमरी या मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? तो प्राइमरी या मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं एन, पी और के, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इन तीनों में से अगर कोई एक ही मिलता है तो उसको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहते हैं। इन तीनों में से अगर दो मिलते हैं तो बाइनरी, वो कंप्लीट के अंदर आता है, और तीनों मिलते हैं तो टर्नरी, और ये भी कंप्लीट के अंदर आता है। तो अगला क्वेश्चन कंप्लीट फर्टिलाइजर्स पे दिया है। तो कंप्लीट फर्टिलाइजर्स वो जिसमें दो या दो से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वो भी प्राइमरी या मेजर। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है दोज फर्टिलाइजर्स हैविंग ऑल थ्री मेजर न्यूट्रिएंट दैट इज एन, पी एंड के इज नोन एज कंप्लीट फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट दिया गया है फर्टिलाइजर कंटेन मोर देन 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट में भी कितना 25% से ज्यादा होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? यूरिया, डीएपी, यूरिया और डीएपी। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, डीएपी में 18% तो नाइट्रोजन होता है, बट 46% फॉस्फोरस होता है। तो इनको कहते हैं हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर या फिर हाई ग्रेड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट दिया गया है द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन अ फर्टिलाइजर। तो अगर मैं इन तीनों का रेशियो ले लेता हूँ तो हमारा फर्टिलाइजर रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का रिलेटिव रेशियो है ये, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का, तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर रेशियो। नेक्स्ट दिया गया है द फर्टिलाइजर विच डिस्ट्रॉय सोइल एग्रीगेट्स। तो जो सोइल एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने वाला फर्टिलाइजर है सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट दिया गया है ओल्डेस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बेस्ट फॉर टॉप ड्रेसिंग इन राइस। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप में टॉप ड्रेसिंग के काम में आने वाला सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर कौन सा है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा है, और किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, राइस के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो है अमोनियम सल्फेट, जिसमें 20.6% नाइट्रोजन होता है और 24% सल्फर होता है। नेक्स्ट दिया गया है मोस्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन कंटेंट कौन से फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है एनहाइड्रस अमोनिया में, और कितना होता है 81% या फिर 82%। नेक्स्ट दिया गया है एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर इज। तो एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर जो होता है वो होता है अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रोजन परसेंट होता है 33%। नेक्स्ट दिया गया है न्यूट्रल फर्टिलाइजर। न्यूट्रल फर्टिलाइजर जिसको हम किसान खाद कहते हैं, उसका नाम क्या है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और इसमें कितना होता है 26% नाइट्रोजन। तो चलिए आज का ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे सोइल साइंस के थर्ड लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।